टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो यहाँ से हम जो है हमारी पहलवान सीरीज का जो अगला एपिसोड है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और इस एपिसोड के अंदर हम गामा पहलवान की बात करने वाले हैं। और गामा पहलवान की बात जो है हम उनकी पैदाइश से करने वाले हैं। अगर मैं उनकी पैदाइश की बात करूं तो उनकी पैदाइश जो है 22 मई 1878 में हुई थी अमृतसर में, बट फैमिली में। और उनके वालिद जो थे वो अजीज पहलवान थे, वो भी पहलवान थे। और पूरा के पूरा खानदान जो है पहलवानी से ताल्लुक़ रखता था। बहरहाल आगे जो है 5 साल की उम्र में जो है गामा पहलवान के वालिद जो थे उनका इंतकाल हो गया। और इस बात को जो है 5 साल के जो गामा थे वो समझ नहीं पाए। अक्सर वो जो हैं अपने वालिद को, अपने फादर को नाम से बुलाया करते थे, अजीज़ बोल के। और इस बात पे जो है अजीज़ पहलवान मुस्कुरा दिया करते थे, क्योंकि वो 5 साल के छोटा बच्चा थे और अपनी मासूमियत में अपने फादर को जो है नाम से बुलाया करते थे, जिससे उनके जो अब्बा हैं अजीज़ पहलवान वो काफ़ी खुश होते थे और मुस्कुरा देते थे इस बात पे। आखिरकार जो है 5 साल की उम्र में अपने वालिद को उन्होंने खो दिया और इस बात को जो है वो समझ नहीं पाए। इस तरह से वो अक्सर जो हैं अपने वालिद को हर तरफ ढूंढते रहते थे कि मेरा अजीज़ किधर है, मेरा अजीज़ किधर है। तो इस तरह से एक बार जो है एक मर्तबा वो अपने वालिद के एक दोस्त थे मोहम्मद बख्श, उनके घर पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि मेरा अजीज़ किधर है। जिस पे जो है उनके वालिद के दोस्त थे मोहम्मद बख्श, उनको जो है उन पे बहुत ही तरस आया और बहुत मोहब्बत से उन्होंने उनको गले लगा लिया। और इस तरह से जो है आगे वो अपनी ज़िंदगी को जीते हुए पहलवानी करते हुए बड़े हुए। जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो पहलवानी सीखते गए। आगे की परवरिश उनके जो नाना थे नून पहलवान, उन्होंने उनकी परवरिश करी और उन्हीं के परवरिश में जो है वो बड़े हुए। और इस तरह से जो है कहानी आगे बढ़ती है। और आगे की जो कहानी है जो मेरे साथ अयूब खान साहब जी जो होते हैं वो देंगे। इस हिस्ट्री के बारे में हमको पता लगाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आई और आखिरकार हमने ऑनलाइन एक किताब ढूंढी। उस किताब का जो है ये फ्रंट पेज है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है। और इस किताब का नाम क्या है खान साहब? हयात, गामा पहलवान की स्वाने हयात है ये आत्मकथा। किताब जिसको लिखने वाले हैं फहीमुद्दीन फहीम। फहीमुद्दीन फहीम ने इस किताब को लिखा है। और इस तरह से जो है इस हिस्ट्री इस बुक के हवाले से सारी बात जो है हमको मालूम हुई है। आगे की बात जो है खान साहब करने वाले हैं, तो खान साहब आगे की बात आप करिए। अब ये किताब जो है स्वाने हयात यानी आत्मकथा गामा पहलवान, वो किताब लिखने वाले फहीमुद्दीन फहीम इसलिए भी काबिल यकीन है कि वो गामा पहलवान के मैनेजर भी थे और आखिरी उम्र तक गामा पहलवान के वो साथ रहे। गामा पहलवान का एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था कराची में, वो भी उनका भी वो देख रेख रखते थे। तो उन्होंने गामा पहलवान के साथ में जिंदगी बसर करके जो भी गामा पहलवान की इजाजत से उनकी ये सवाने हयात लिखी है, काफी अच्छी किताब है ये। अगर मैं इस किताब की बात करूं, आई एम सॉरी खान साहब मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस किताब की बात करूं तो किताब काफी खस्ता हाल है। इस किताब को किसी ने अपने ब्लॉग पे अपलोड कर दी थी, यहाँ तक कि बच्चों ने इस किताब के साथ काफी खेला हुआ है, अंदर ड्राइंग्स बनाए हुए हैं। और इतनी जबरदस्त किताब है ये, इतनी नायाब किताब है ये, उसका ये हाल है। और बखुदा हमको सर्च करने पे जो है ऑनलाइन मिल गई है। हमारी खुशनसीबी है कि ये किताब जो हमको मिल गई। और ये सारी मेहनत का जो भी श्रेय है वो खान साहब को जाता है। तो ये खान साहब की मेहनत थी जिसकी चलते ये इतनी नायाब किताब हमको मिल पाई
और आज हम गामा पहलवान के बचपन से लेकर अब तक की बात कर पा रहे हैं, तो आगे की सारी बात जो है खान साहब आपके सामने रखने वाले हैं। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। बड़ौदा वो पहली रियासत थी जहां से पहलवानी का फन तरक्की करता हुआ सारे हिंदुस्तान में फैल गया। और ये बड़ौदा के महाराजा खंडेराव गायकवाड़ जो थे, ये उन्हीं के जमाने की बात है, क्योंकि महाराजा खंडेराव गायकवाड़ भी एक अच्छे उस्ताद पहलवान थे और पहलवानों की कदर करते थे। उन्होंने सारे हिंदुस्तान के दूर दराज से पहलवानों को अपनी रियासत में इकट्ठा कर लिया और उसके बाद उन्होंने पहलवानों को वज़ाइफ दिए, जागीरें दी और उनके रोजमर्रा के खुराक के लिए उनकी हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से तमाम इंतजाम किए। और पहलवानों के लिए उन्होंने अपने कानून में भी कुछ नरमियां पैदा रखी थी। और पहलवानों के लिए आपने अपनी रियासत बड़ौदा में 10 अखाड़े, बड़े बड़े 10 अखाड़े बनाए थे और वो तमाम अखाड़े जो है वो हर पहलवान के नाम से मंसूब किए थे। ऐसा एक अखाड़ा आज भी है, जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर, जो अगली किस्त में आपने देखा होगा। लफ्ज़ पहलवान जिसका मतलब सुरमा, बहादुर, ताकतवर है, इस लफ्ज के मानी तो मुख्तसर है, लेकिन उसका मकसद और नजरिया जो है वो बहुत वसी है। मुसलमानों में जोर आजमाई और जिस्मानी ताकत के जितने भी फनून हैं वो सब मौला अली की तरफ मंसूब है और गामा भी मौला अली के दिल से चाहने वाले थे। गामा के एक छोटे भाई भी थे जो कि आपके वालिद के इंतकाल करने के 2 माह बाद पैदा हुए थे। उनका नाम इमाम बख्श था। अब ये दोनों भाइयों की परवरिश उनके नाना नून पहलवान के जिम्मे आई। आपने ये जिम्मेदारी बखूबी कबूल की और दोनों नवासों का अच्छी तरह से पालन पोषण परवरिश करना शुरू किया। लेकिन अफसोस कि वो वक्त भी ज्यादा नहीं रहा, वो उनके साथ भी एक हादसा हुआ। वो ऐसा हादसा था कि एक ब्राह्मण को आपने कुछ सख्त सुस्त लहजे में कुछ कह दिया। अब वो बात जो है वो आगे चलकर इतनी बिगड़ी कि वो ब्राह्मण जो है वो आपकी जान की दुश्मनी पे आमादा हो गया। और जब एक दिन दशहरा का दिन था, जब आप दतिया के किले के सदर दरवाजे से आप बाहर जा रहे थे, तो ब्राह्मण ने तलवार का एक ऐसा कारी वार आपके ऊपर किया कि आपकी पसली के 2 टुकड़े हो गए। अब ऐसी हालत में भी आपने हिम्मत नहीं हारी और वो जख्म को पकड़ के घर गए और घर वालों को इस हादसे से वाकिफ किए और चारपाई पे गिर गए और वहीं आपने दम तोड़ दिया। लिहाजा उस ब्राह्मण ने अपना इकबाल जुर्म कबूल करते हुए ईमानदारी का भी सबूत दिया और उस खूनी तलवार को महाराजा भवानी सिंह के सामने पेश किया और उस जमाने के रियासत के कानून के मुताबिक महाराजा भवानी सिंह ने उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। लिहाजा इसके बाद इनकी जिम्मेदारी जो है गामा पहलवान की परवरिश की, वो उनके मामू ईदा पहलवान के ऊपर आई। तो ईदा पहलवान ने आपकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की और उनको सीने से लगा के अहद किया कि मैं आपको आपके वालिद के नक्शो कदम पर ही एक अच्छा नेक इंसान और एक अच्छा पहलवान बनाऊंगा मैं। और उनकी परवरिश की
ऐसे दतिया स्टेट में ही आपका बचपना गुजरा और आपने 7 साल की उम्र से ही फन पहलवानी के लिए रियाजत शुरू कर दी आपके मामू की सरपरस्ती में, ईदा पहलवान। और ईदा पहलवान से छोटे एक भाई थे, उनका नाम था बूटा पहलवान। तो एक रोज ये हुआ कि जब आपकी उम्र 9 साल की थी और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जो थे, उन्होंने पहलवानों का एक मुकाबला मुनाकिद किया। अब उस मुकाबले की पहली और आखिरी शर्त ये थी कि पहलवानों को जो भी ज्यादा बैठक लगाएगा वो उसे कामयाब डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये हुआ कि 400 पहलवानों का वहां जमावड़ा हुआ और आप वहां से बूटा पहलवान जो थे आपके छोटे मामू, उन्होंने जोधपुर जाने की तैयारी की उस हिस्से में हिस्सा लेने के लिए पहलवानी के। तो गामा बड़े बड़े छोटे थे, 9 साल की उम्र थी। तो आपने कहा कि मामू हम भी आपके साथ चलेंगे। तो छोटे मामू ने उनको टालने के लिए कह दिया कि भाई आपकी जिम्मेदारी, आप है ना बड़े मामू से, ईदा मामू से आप इजाजत ले लो। तो वो इजाजत लेने गए, ईदा पहलवान ने आपको इजाजत दी और साथ में कुछ नसीहतें भी की। तो फिर आप उनके साथ गए। जब आप जोधपुर पहुंचे तो आपने देखा, गामा ने देखा कि बड़ा अच्छा मुकाबला हो रहा है और ये बैठक तो मैं भी लगा पाऊंगा। तो आपने बूटा पहलवान से कहा कि मामू जान मुझे आप महाराजा के पास ले जाइए, महाराजा मुझे इजाजत दे देंगे देख के। तो बूटा पहलवान ने कहा कि नहीं बेटा, अभी आप बच्चे हो क्या, और बड़े बड़े पहलवान आए हैं बोले, उनके सामने आपका मुकाबला। तो बोले नहीं नहीं, बोले आप बोले मुझसे नाराज हो, बोले मुझसे टाल रहे हो। अगर बड़े मामू ईदा पहलवान होते तो मुझे फौरन इजाजत दे देते। तो फिर बूटा पहलवान ने कहा कि भाई आप वो तो इजाजत लेनी पड़ती है। तो बोले इजाजत किससे लेना है? तो बोले यहाँ के महाराजा जो है उनसे इजाजत लेनी होती है। तो बोले एक काम करो, महाराजा के पास मुझे ले चलो, बोले मैं और बोले कि वो मुझे इजाजत देंगे। अब इतनी मासूमियत से कहा तो वो भी टाल नहीं सके, तो लिहाजा महाराजा के पास जाना हुआ। तो महाराजा के पास आपने अर्ज की बूटा पहलवान ने कि हुजूर ये मेरा भांजा है, गामा नाम है इसका, और ये भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है। तो महाराजा जसवंत सिंह जो है ना, वो उस बच्चे को देख के, वो 9 साल के थे, बच्चे को देख के एकदम खिलखिलाहट हंसे। अरे बोले ये बच्चों का मुकाबला थोड़ी है, बड़े बड़े पहलवान है बोले। तो बोले कि ठीक है, बोले ये तो बोले लेकिन एक मौका दिया जाए तो बेहतर होगा। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, बोले कि बड़े पहलवान है उनको फिर बुरा लग जावे, उनकी शान में तौहीन हो, ऐसा है। तो फिर आखिर में जब बात नहीं बन रही थी तो बूटा पहलवान ने महाराजा से कहा कि हुजूर ये जो अजीज बख्श जो पहलवान जो थे ना, वो उनकी ये निशानी है, उनका ये साहबजादा है। अब अजीज बख्श का नाम सुनना था क्योंकि बहुत बड़े पहलवान थे अजीज बख्श, गामा के वालिद, और हिंदुस्तान में उनके नाम के चर्चे भी थे और बहुत काबिल पहलवान थे वो। तो जैसे महाराजा जसवंत सिंह ने अजीज बख्श का नाम सुना तो बड़े मुतासिर हुए और बुलाया गामा को और सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा मुझे ये सुन के बहुत मालूम हुआ, बड़ी बड़ी खुशी हुई कि आप अजीज बख्श के बेटे हो। अच्छा आपको कल इसमें मुकाबले में शिरकत का मौका दिया जाएगा। तो लिहाजा फिर मुकाबला भी हुआ। अब मुकाबले में 400 पहलवान, बड़े बड़े दूर दराज से, सारे हिंदुस्तान से अच्छे मंजे हुए पहलवान आए थे और बड़े बैठक लगा रहे थे, क्योंकि वो एक ही शर्त थी बैठक लगाना। तो आप भी उसमें शामिल हुए।
अब वो सबसे छोटे थे गामा पहलवान, 9 साल की उम्र थी और हाइट भी उनकी बहुत कम थी। तो सारा जो मजमा जो था, महाराजा जोधपुर की रियासत के सभी बड़े अमलदार और रोज जोधपुर की रियाया और आसपास के भी रियाया के लोग सारे वहां इकट्ठा हुए थे और देख रहे थे। बड़ी जोर से मुकाबला शुरू हुआ और मुकाबला शुरू हुआ तो सबसे छोटे ये गामा लगते थे। सारों की नजर उनके ऊपर थी, ये छोटा बच्चा यहाँ किस लिए है। अब आपने तो शुरू किया। अब जैसे जैसे पहर ढलता गया वैसे वैसे वो पहलवानों में से थक हार के 200 पहलवान अलग हुए और अपनी हार मान ली उन्होंने। फिर थोड़े वक्त के बाद में 100 पहलवान अलग हुए तो 300 पहलवान अलग हो गए। अब रहे सिर्फ 100 पहलवान, उसमें भी गामा डटे रहे और वो मजमे में से आफरीन आफरीन की सदाएं बुलंद होने लगी। और गामा का जोश बढ़ाने के लिए, उनका पोरस बढ़ाने के लिए पब्लिक में से जो आवाजें जिंदाबाद जिंदाबाद की आवाजें जो लग रही थी ने, उसमें गामा भी और जोर से बैठक लगा रहे थे। अब गामा डटे रहे तो मुकाबला जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आगे और पहाड़ जैसे जैसे ढलता गया तो उसमें से भी पहलवान थक हार के अलग हो गए और सिर्फ 15 पहलवान उनके साथ में रहे। वो 15 पहलवान में भी गामा जो है वो डटे रहे। और फिर जब महाराजा जसवंत सिंह ने देखा कि बड़े मुतासिर हुए और फिर आपने हाथ दे के बोले कि अब कोई फायदा नहीं, मुकाबले को रोक दिया जाए। और फिर बाद में गामा को बुला के सर पे हाथ रखा और अपने सीने से लगा लिया और दुआएं दी और उनको इस मुकाबले में विजेता घोषित कर दिए। लेकिन उस वक्त महाराजा जसवंत सिंह ने बूटा पहलवान को बुला के ये कहा कि ये बड़ा होनहार बच्चा है और इसकी सही तरह से परवरिश और फने पहलवानी की तालीम दिलाना चाहिए और मैं ये चाहता हूं कि मेरी हाजिरी में इसकी तरबियत अच्छी तरह से मेरी रियासत में हो। तो आपने 4 साल तक गामा जोधपुर में रहे और जोधपुर के नरेश महाराजा जसवंत सिंह की निगरानी में उनको 4 साल तक मुकम्मल फने पहलवानी की तालीम दिलाई गई। लिहाजा 4 साल आपने जोधपुर में फने पहलवानी की तालीम ली महाराजा जसवंत सिंह की निगरानी में। और वो 4 साल की तालीम के बाद आप फिर वापस दतिया स्टेट में आए और अपने बड़े मामू ईदा पहलवान जो है उनकी सरपरस्ती में फने पहलवानी की तालीम ली। अब यूं हो गई आपकी उम्र 15 साल। अब 15 साल की उम्र हो गई और ये जो जोधपुर का वाकया सारे हिंदुस्तान में लोगों में इनके चर्चे आम हुए। तो जो भी बड़ी बड़ी रियासतें थी वहाँ इनके गामा पहलवान के जो ये जोधपुर में जो वाकया हुआ, जो आपने इतनी बैठक लगाई और कामयाब हुए तो चर्चे आम हुए और शोहरत भी बुलंद हो गई उनकी। तो उसके चलते हुए ये फहीमुद्दीन फहीम साहब है ना, ये जिसने ये स्वाने हयात लिखी है गामा पहलवान की, गामा के साथ में आपकी तस्वीर भी है जनाब, क्या यानी ये किताब काबिल यकीन है। तो उसमें आपने पर्सनली गामा को ये सवाल किया कि हुजूर ये तो आपने इतनी सब दंड बैठक लगाई तो आपको अंदाजा है कि कितनी दंड बैठक लगाई और उसके बाद में आपका मंजर क्या हुआ। तो गामा बताते हैं कि भाई 1000 हा से ज्यादा मैंने कितनी बैठक लगाई है तो मैंने गिनती नहीं की, लेकिन मैं जब बैठक जितनी लगाता था उससे कई 1000 गुना ज्यादा बैठक लगाई मैंने। और उसके बाद ये हुआ कि मेरा जिस्म जो है ना वो एक एक रग फटने लगी, बोले
इतना दर्द से शिद्दत हुई बोले तो मैंने 7 दिन तक चारपाई से उठा नहीं था मैं। गामा का पहला मुकाबला जो हुआ वो रियासत जूनागढ़ में हुआ। अब उस वक्त रियासत जूनागढ़ के नवाब थे सर मोहम्मद रसूल खान, और उस वक्त गामा साहब की जो उम्र थी वो सिर्फ 19 साल की थी। अब बड़े चर्चे हुए तो गामा साहब भी दतिया स्टेट से महाराजा की इजाजत लेके मुकाबले में शिरकत करने गए आप। और ये मुकाबला जब हुआ तब मुकाबले में जो पहलवान थे उनका नाम था रहीम बख्श सुल्तानी वाला, और वो जो पहलवान थे उनकी उम्र थी 28 साल। अब गामा की उम्र थी 19 साल, और बड़े कदावर पहलवान थे, उनसे हाइट बॉडी भी ज्यादा थी उनकी। और फने पहलवानी में आपने बहुत ही नाम कमाया हुआ था, कई बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने मात दी थी। और मुझे ख्याल है वहां तक रुस्तम जमा का जो खिताब है वो इन्हीं के पास था। तो अब दोनों के बीच में मुकाबला हुआ। अब इसके बाद का ब्यौरा है वो आसिम अली देंगे, तो आसिम अली बताइए आप। जी। जब ये मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के अंदर जो पहलवान थे रहीम बख्श सुल्तानी पहलवान, वो रुस्तम जमा नहीं थे, वो रुस्तम हिंद थे। और उनकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो वो तकरीबन 6.5 फुट से ज़्यादा थे, और उनका वजन जो था वो 180 किलो था। और गामा पहलवान जो थे उनकी उम्र काफ़ी कम थी, उनका कद 5 फुट 7 इंच था, और उनका जो वजन था वो तकरीबन 100 किलो के आसपास था। जी, उस जमाने में 100 किलो से भी कम था, क्योंकि 19 साल की उम्र थी। बिल्कुल 19 साल की उम्र थी उनकी। और जब ये मुकाबला हुआ तो घमसान का दंगल मचा। उस दंगल के अंदर जो है पब्लिक अपने जोश में थी इस मुकाबले को देखने में, और गामा जो है बड़ी टक्कर का मुकाबला दे रहे थे उस वक्त के रुस्तम हिंद को। और पब्लिक के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट भरी हुई चीज़ थी, क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो रहा था उस टाइम पे। इस मुकाबले में गामा का कान भी कट गया, उनकी एक पसली भी टूट गई। ये मुकाबला तकरीबन 2 या 3 घंटे तक चला, और इस मुकाबले में जो है कई सारी चोटें रुस्तम हिंद यानी पहलवान सुल्तानी को भी आई। आखिर में ये मुकाबला जो है ड्रॉ रहा चाचा, ड्रॉ रहा बिल्कुल। और एक नए पहलवान के सामने सुल्तानी वाला को इतनी कड़ी की टक्कर मिली, ये काफी उनके लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त थी एक पहलवान होने के नाते जी। और हालांकि गामा के लिए फखर की बात थी। गामा सुल्तानी वाला की काफी इज्जत करते थे, और अक्सर वो ये करते थे कि अपने से बड़े पहलवानों से या अपने से सीनियर पहलवानों को जो है चैलेंज किया करते थे। ज्यादातर वो जीते हैं मुकाबले। और सुल्तानी वाला जो थे पहलवान होने के नाते इस बात को काफी एडमायर कर रहे थे कि एक नया पहलवान जो है उनके सामने इस तरह से कुश्ती करा, और मुकाबले को जीता नहीं लेकिन उसने ड्रॉ करा दिया। तो उस तरफ भी जो है इतनी इज्जत थी गामा के लिए, और गामा भी उनकी इतनी ही इज्जत करते थे। और इस तरह से जो है गामा का सफर शुरू हुआ। अब रुस्तम हिंद को इस तरह से ड्रॉ तक ले आना काफी बड़ी बात थी, एक जीत के बराबर था उनके लिए। बेशक बिल्कुल। और उसके बाद जो है उनको वो मकबूलियत मिली पहलवानी के पूरे उसमें पहलवानी दुनिया के अंदर उनको काफी शोहरत मिली, बड़ौदा तक उनका नाम पहुंचा। और इस तरह से जो है आगे फिर उनका जो कनेक्शन है वो बड़ौदा से जुड़ता है। सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो थे वो भी स्पोर्ट्स पसंद थे, और कुश्तियों के अखाड़े और ये सब जो है कॉम्पिटिशन्स वो रखा करते थे अक्सर। इस सिलसिले में जो है उन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा, और ये कंपटीशन जो है नजरबाग पैलेस में हुआ। वहाँ पे जो है कई सारे पहलवान आए थे, हिंदुस्तान भर से जो है पहलवान आए थे, और गामा भी जिनमें से एक थे। उस वक्त तकरीबन गामा की जो उम्र थी खान साहब 22 से 24 साल थी। जी जी। और उस वक्त जो है गामा के मुकाबले का कोई पहलवान वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो पत्थर आप देख रहे हैं पीछे, ये पत्थर जो है वहाँ पे नजरबाग पैलेस के गेट पे पड़ा हुआ था, और अक्सर जो है आने जाने वालों को ये अड़चन के तौर पे जो है रहता था।
और लोग इससे परेशान भी काफ़ी होते थे, लेकिन उसको उठा के साइड पे रखने वाला जो है कोई था नहीं वहाँ पे। और ये पत्थर जो है गामा पहलवान की नज़र में आया, और उसके बाद जो भी वाक़यात हुए वो हम आपको अगले किस्त में जो है बताएंगे। और खान साहब की जो रिसर्च है इसके ऊपर, वो खान साहब जो है पूरी तरह से बारीकी से बताएंगे कि तब किस तरह से क्या हुआ था और किस तरह से वो पत्थर को उन्होंने उठाया था और कैसे जो है अलहदा साइड पे रख दिया था। तो आगे जो है आगे की किस्त में खान साहब जो है इस बारे में पूरा मुताला आपको देंगे। एक और बात बताना चाहता हूँ कि उसी जमाने में गामा पहलवान की बड़ौदा में शादी भी हुई थी जी वो उनकी पहली शादी थी। जी, वो उनकी पहली शादी थी। हाँ, और दूसरी शादी उनकी पाकिस्तान में हुई थी। और लाहौर में। ये सारी जो बातें हैं वो हम अगली किस्त में आपके सामने रखने वाले हैं। जी। तो आप बने रहिए हमारी चैनल के साथ, एपिक रूट्स विद आसिम के साथ, हमारी इस किस्त को देखते रहिए। और हम सिर्फ गामा पहलवान की बात नहीं करने वाले हैं। गामा पहलवान के अलावा बड़ौदा में जुम्मा दादा थे, उनका आज भी अखाड़ा मौजूद है। प्रोफेसर प्रोफेसर माणिक राव जी थे जिन्होंने शेर के साथ कुश्ती शेर करी। के साथ फाइट की थी। तो ये काफी जो है लेजेंड पहलवान बड़ौदा में रहे हैं। तो आपको इस किस्त में काफी मजा आने वाला है, काफी कुछ नया जानने मिलने वाला है बड़ौदा के बारे में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और आपके जो भी रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। तो इसी तरह से बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ, और खुश रहिए। खुदा हाफिज़।